गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 31st मई। ओके, 31st मई। और यहाँ पे क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और आपके लिए इंफॉर्मेशन है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 1250 सीट है इसमें। और लेवल 7 से लेकर लेवल 9 तक इसमें पोस्ट सम्मिलित किए गए हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी गैजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो लोग भी लेवल 9 की जॉब या पोस्ट को होल्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। ये मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा, तो आप लोग फॉर्म को अच्छे से फिल कर दीजिएगा, ठीक है? एक और, जिन्होंने मैथमेटिक्स में, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में, जिन्होंने कॉमर्स में, और एक है इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स में, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है ना, उनके लिए एक पोस्ट है एफएओ। बहुत ही अच्छा पोस्ट है, लेवल 9 का जॉब है ये। तो बोलते हैं फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये जो है ना, कुछ लिमिटेड जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से किया है ना, उनके लिए अवेलेबल है। लेवल 9 का जॉब है, ठीक है? इसमें जो है ना, ऑप्शनल जो है आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा, लेकिन इसमें जो ऑप्शनल रहेगा ना, वो सब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा, ठीक है? इस फ़र्क को भी आप समझ के रखेंगे। और बहुत अच्छे-अच्छे पोस्ट इसमें आए हुए हैं इस बार, ठीक है? आपके जो है ना, एसडीएम की भी पोस्ट आ चुका है, और इसमें डीएसपी की भी पोस्ट जुड़े जाने की संभावना है। तो अभी जो स्टार्टिंग में जितने भी पोस्ट आए हैं, वो इनिशियल है, और आगे और भी जुड़ेगा, ठीक है? तो आप लोग फॉर्म को फिल कर देंगे। चलिए, और ये हमारा नंबर है, ठीक है? इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, 9430357042, ठीक है? अगर कोई भी आपको दिक्कत होगा, आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? चलिए, और ये हमारे जो व्यूअर है ना, उनके द्वारा दिया गया फीडबैक है। हमारे चैनल को जो पसंद कर रहे हैं, हमारे कंटेंट को जो पसंद करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनके लिए, उनके द्वारा हमें जो है दिया गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, जो आपको मेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है? यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, और यूपी पीसीएस, ठीक है? और भी स्टेट पीसीएस है, लेकिन ये 3 मुख्य जो है ना, आपका फ़ोकस्ड रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा ना, यहाँ से मेंस में कैसा क्वेश्चन पूछता है। पूछेगा आपसे कि ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं, और ये किस प्रकार आम जीवन को, किस प्रकार हमारे जो एनवायरनमेंट है, उसको इफ़ेक्ट करता है, चर्चा करें। शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा आपसे, ठीक है? आपको बता दें, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है? जब हमारा एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर जो है ना, एवरेज से अधिक हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो इकोलॉजी है, वो क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है? और ये गर्म टेम्परेचर से क्या होता है, जो पहाड़ होते हैं ना, जो पर्वत, उसपे जो बर्फ के जो यहाँ पे मटेरियल होता है, वो क्या होता है, पिघलने लगता है। पिघलने लगता है क्या, ठीक है? तो इससे क्या होगा, बर्फ की संख्या घट जाएगा। और ये बर्फ जो धीरे-धीरे पिघल रहा था ना, जैसे नदियों को पानी जो है ना, मेंटेन हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है? लेकिन अचानक से सब सूख जाएगा, तो हमारा नदी भी सूख जाएगा, और ऐसे में जो नदियों पे जो जीवन निर्भरता है, उसको नुकसान पहुँचेगा, ठीक है? और अचानक से पिघलने से क्या होगा, जो नदी का जो लेवल है, वाटर लेवल या समुद्र का वाटर लेवल है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सुनामी या फ्लड आने की संभावना बढ़ जाएगा। इससे हमारे जान-माल को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है? तो आपको बता दें, यहाँ पे क्लाइमेट चेंज याद रखिएगा, और यहाँ पे जो पेरिस क्लाइमेट है ना 2015 का, ये वाला याद रखिए। 2015 में पेरिस क्लाइमेट समझौता किया था, ताकि उत्सर्जन को, जो जो टेम्परेचर है, 1.5 डिग्री से हम लोग ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे अपने अर्थ का। अगर इससे ज़्यादा बढ़ गया ना, तो आप देखोगे तो यहाँ पे जितना भी हमारा बर्फ है, वो पिघल जाएगा, ठीक है? इस पे जो डिपेंडेंट नदियाँ हैं, वो सूख जाएगी। इससे हमारा जान-माल को बहुत नुकसान पहुँचेगा। और ये याद रखिएगा, अभी जो है ना, विश्व के जितने भी नेता हैं, प्रमुख नेता, वो लोग जो है ना, एकत्रित हो रहे हैं, कहाँ पे? तजाकिस्तान के राजधानी दुशान्बे में। क्यों ये एकत्रित हो रहे हैं? तो अभी जो ग्लेशियर जो पिघल रहा है ना, वो बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तो उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए, आपस में सहमति बनाने के लिए, इस तरह का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है? ओके। आप हमें कमेंट में बताइएगा, भारत सरकार ने क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण योजनाएँ या पहल शुरू किया है, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए, नेक्स्ट मुद्दे मुद्दे पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, एक बात और, भारत सरकार ने, ठीक है,
ये जो ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रहा है, जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, इससे कितना नुकसान है वो सभी जानते हैं। तो हमें स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, ठीक है? क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना होगा, ताकि जो इम्पैक्ट है, उसको कम से कम किया जाए, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे शहरीकरण बढ़ रहा है, देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इससे संसाधन पे बोझ पड़ता है और हमारा जो नेचुरल रिसोर्स है वो लिमिटेड होता है। हम लोग जितना प्रकृति से लेते हैं उतना वापस करते ही नहीं प्रकृति को। यहाँ पे प्रकृति क्या हो जाता है, असंतुलन हो जाता है। फिर उसका इम्पैक्ट आपको पता ही है, क्या-क्या हो जाता है। ओके? अब आइए एडिटोरियल पेज में यहाँ से मेंस का टॉपिक बनेगा आपसे। यहाँ पे 4 एंगल पे बात कर देते हैं। पहला एंगल क्या है कि हमें जो है ना, जल संग्रह क्यों करना चाहिए, ठीक है? जल संग्रह क्यों करना चाहिए? दूसरा क्या है, जल संग्रह की जो प्राचीन पद्धति है, जो प्राचीन प्रयास है, उसके बारे में टिप्पणी करें। आपको बता दें कि मानसून हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या? और अगर हम लोग जल का संग्रह नहीं करेंगे, तो क्या नुकसान होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? ये चारों जो टॉपिक हम आपसे बात किए ना, सभी का जवाब आपको इसी ट्यूटोरियल में मिल जाएगा, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो। हम कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट को हाइलाइट कर देते हैं। देखिए, हमें मानसून क्यों चाहिए? हमें जल संग्रह करना क्यों चाहिए? क्योंकि भारत में पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो लोगों को पीने के लिए पानी भी तो चाहिए ना, ठीक है? तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि भारत जो है ना एक कृषि प्रधान देश है। मतलब हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है और एग्रीकल्चर का लगभग लगभग 50% से अधिक सिंचाई होता है ना, जो इरिगेशन होता है वो बरसात के पानी से होता है। तो हमें पानी को संग्रह करना होगा ना, तभी तो हमारा एग्रीकल्चर बूस्ट करेगा। तो हो गया। आपको बता दें 46.2 लगभग जो पॉपुलेशन है भारत का, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ठीक है? जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें ना, तो लगभग 18% का कंट्रीब्यूशन हमारी जीडीपी में है। तो क्यों जल का संग्रह करना चाहिए? इन कारणों से आप बता दोगे, ठीक है? और आप यहाँ पर बता दें, एक तो एग्रीकल्चर के लिए हमें शुद्ध पेयजल चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए यहाँ पे, जो हम लोग बातचीत की यहाँ पे सब लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे एक रहीम का एक दोहा है कि रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है? जब भी जल संग्रह को लेकर आता है ना क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे इस कोटेशन का यूज़ करेंगे आंसर में, ताकि एग्ज़ामिनर को लगे कि हाँ, बहुत बेहतर आपने लिखा है। लोगों को 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा ना, तो आपको 5 मार्क्स लगभग मिल जाएँगे। ठीक है? और ये बहुत अच्छा मार्क्स होता है, क्योंकि 8 में 8 किसी को नहीं मिलता है। सर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्लोबल लेवल पे, अगर हम लोग बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें ना, तो हमारे पास एक व्यक्ति के लिए कितना पानी होना चाहिए? 1700 घन मीटर होना चाहिए पानी, 1 वर्ष में, ठीक है? लेकिन अभी वर्तमान में बात करें ना, तो 1386 जो है ना घन मीटर पानी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ना, जल संकट का यहाँ पे पैमाना आप देख पा रहे हैं, इसलिए तो हमें जल संग्रह करना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जल संग्रह क्यों करना चाहिए? आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार पर व्यक्ति, ठीक है, 1700 घन मीटर पानी होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में कितना 1386 घन मीटर। यहाँ पे डिफिशिएंसी दिख रहा है ना, इसलिए हमें जल संग्रह करना चाहिए। अब देखिए, अगर हम लोग जल संग्रह नहीं करते हैं, जब बारिश होता है, पानी पड़ता है, तो वो क्या हो जाएगा? बह जाएगा, है ना? पानी को अगर जल संग्रह नहीं करेंगे, तो पानी क्या हो जाता है? बह जाता है। उससे क्या होगा फिर? जो हमारा आबादी है, जो हमारा पॉपुलेशन है, उसके सामने जल संकट का जो है ना, भयावह देखने को मिलेगा। लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। आपको बता दें, हमारे भारत में 115 इंच बारिश होता है। लेकिन ये जो 115 इंच बारिश है ना, ये हर जगह समान नहीं है, ठीक है? हमारे भारत में वर्षा का जो वितरण है ना, वो भी असमान है। ये फैक्ट भी आप याद रखेंगे, ये चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्योंकि मेंस में, बीपीएससी का मेंस में, यूपीपीसीएस का मेंस में बहुत आपको हेल्प करेगा। तो वहाँ से मानसून को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, यहाँ से प्रश्न हमेशा अक्सर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। अगर ये फैक्ट को बार-बार आप पढ़ेंगे ना, बार-बार समझेंगे ना, तो आप जो है ना, किसी भी क्वेश्चन को एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कुछ समय तक बस्तियाँ, शहरों और गाँव में बरसात के पानी को सहेजने के लिए, अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि यहाँ से कि जोहर, पावड़ी, कुंड, ये जो शब्द चर्चा में रहता है, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें, जल संरक्षण का टेक्निक ही है, क्योंकि तालाबों में हम लोग ज जल संग्रह करते हैं, झील के माध्यम से, कुएँ के माध्यम से, बावड़ी, कुंड, जाहिर। आप क्लास 6-7 का जब एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तो इसमें ये टर्म देखने को मिलेगा कि जल संग्रह है। उसको संग्रह करने के लिए जो हमारी प्राचीन टेक्निक है, जैसे हमारा बावड़ी हो गया, हमारा कुआँ हो गया, हमारा तालाब, हमारा झील, हमारा जाहिर, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लोग इससे अब आज के दौर में
लोग इससे अवेयर नहीं हो पा रहे हैं। जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, जल का इम्पोर्टेंस बताने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ कहाँ से समझ में आएगा आपको? ये सब आपको पढ़ने से समझ में आएगा, ठीक है? जो लोग नए हैं, जो लोग नए-नए अभी जुड़ रहे हैं तैयारी में, ठीक है? जनरल कॉम्पिटिशन में या सिविल सर्विसेज़ के एग्ज़ाम में, तो आपको पेपर का एडिटोरियल पेज पढ़ना चाहिए। इससे आपकी जो समझ है ना, आपकी नॉलेज है ना और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों इम्पोर्टेंस है, सब कुछ समझ में आने लगेगा, ठीक है? शुरू-शुरू में आपको तकलीफ देगा, शुरू-शुरू में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको पढ़ने में बोरिंग भी लगेगा, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा रैंक के साथ अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें या अपने मनपसंद जो पोस्ट है, उसको होल्ड करें ना, तो आपको ये सब समझ में आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे ये हो गया। अगर जल संग्रह करते हैं ना, तो एक तो हमारा पानी का जो अवेलेबल है, वो बढ़ेगा, साथ में जो हमारा जल स्तर है ज़मीन का, वो बढ़ेगा, ठीक है? वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। इसके फ़ायदे आप देख रहे हैं। साथ ही आपको बता दें यहाँ पे कि जैसे गुजरात में आप देखोगे कि रानी की बावड़ी जो है ना, लोग वहाँ पर देखने आते हैं कि पानी को कंज़र्व कैसे किया जाता था यहाँ पे, टेक्निक को देखने आते हैं। ये हमारे पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, अगर हम लोग बनाएँगे तो। ये सब इसके फ़ायदे, इसके नुकसान हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मशीन बनता इंसान। देखिए, यहाँ पे ये जो है ना मेंस का टॉपिक है, ठीक है? या ऐसे में आपसे जो है ना केस स्टडी के बारे में पूछा जा सकता है। तो अभी आप देख रहे हो ना बाज़ारीकरण का दौर है। अभी आप देख रहे हो ना लोग जो है ना वस्तु क्या हो रहे हैं यहाँ पे? लोग यहाँ पे हो जा रहे हैं, बाज़ारीकरण हो जा रहे हैं और धीरे-धीरे लोग जो है ना वस्तु में तब्दील हो जा रहे हैं, ठीक है? अभी जो है ना लोग मिलान का जो है ना मिलने-मिलान का जो है दौर खत्म हो रहा, लोग दिखने और दिखाने का दौर चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? दिखावे का लोग जीवन पे यकीन कर रहे हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आपको बता दें, इस तकनीक है टेक्निक है ना, वो एक सुविधा है, ना कि सॉल्यूशन। इस चीज़ को हमें समझना होगा। हमें सहयोग और ज्ञान साझा करने वाली संस्कृति को बचाए रखने की ज़रूरत है, ओके? आज कैलकुलेटर मनुष्य ने ठीक है, आज कैलकुलेटर जो है ना, आप देख रहे हो, कैसे मनुष्य अधिक सटीक तरीके से कैलकुलेशन कर लेता है, ठीक है? लेकिन इसको बनाया किसने? इंसान ने बनाया। इसको बनाया किसने? इंसान ने बनाया। तो यहाँ पे भावनात्मक की चीज़ें पे बात किया गया है कि लोग इमोशनली जो है ना, इंसान और मशीन में क्या फ़र्क है? इंसान जो है ना इमोशनल होता है, लेकिन मशीन में ये चीज़ नहीं है। और ये इमोशनल ही ना इंसान को जो है ना विकास जो ब्रेन होता है जो है मनुष्य का जो ब्रेन होता है, वो विकास करता है। ये आर्टिकल पढ़िएगा, आपको ऐसे पेपर में चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब बात करेंगे यहाँ पे आखिरकार इंसाफ। कुल मिलाकर उत्तराखंड का एक केस था, ठीक है? 3 साल पहले का केस था। वहाँ पे एक जो है ना भंडारी करके एक महिला थी जिसका कि यहाँ पे मर्डर कर दिया गया था और उसमें जो अपराधी थे, उसको जो अभी सज़ा मिला है, ठीक है? आजीवन कारावास। तो इससे क्या मैसेज मिलता है सोसाइटी में कि यहाँ पे सोसाइटी में जो मैसेज है ना, वो मिलता क्या है यहाँ पे? पहला तो ये है कि कानून जो है ना सभी के लिए क्या है? बराबर है। ठीक है? क्योंकि जो इसमें अपराधी हैं, जिसमें दोषी पाया गया ना, वो एक मंत्री का बेटा निकला, ठीक है? रसूद खोर जो फैमिली होता है ना, उसका एक बेटा निकला, वो पिताजी जो है मुद्दे को दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो इंसाफ की बात आती है, तो यहाँ पे जो महिलाओं के साथ जो मर्डर हुआ, तो इंसाफ मिला है और जो भी अपराधी हैं, उनको आजीवन कारावास मिला है। साथ ही हम लोग क्या बात करें यहाँ पे कि महिलाओं को लेकर जो चुनौती है, जैसे महिलाएँ जो है ना, समाज को हर क्षेत्र में इनको चैलेंजेस सामना करना पड़ता है। यह दुखद है कि आज जिस विकसित और आधुनिक समाज की बात करते हैं हम लोग, वहाँ आज की स्त्रियाँ को कई तरह की चुनौतियों से गुज़रना पड़ता है। हमारे समाज में बेटियों के लिए जोखिम का दायरा इतना बड़ा है ना, कि कब धोखा देकर, कब बहला-फुसलाकर या दबाव डालकर या फिर धमकाकर उनका शिकार किया जा सकता है, ठीक है? ये महिलाओं को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। उनको हर क्षेत्र में जो है ना, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे नीतियों के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को एम्पावर करके इन तमाम चैलेंजेस को क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। मेंस में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वर्तमान में महिलाओं के सामने क्या चुनौती है? से निपटने के लिए जो है सरकार क्या प्रयास कर रही है? सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है? ठीक है, संवैधानिक क्या प्रावधान है? उस पे चर्चा करें। तो आप पढ़ेंगे तभी तो लिख पाएँगे चीज़ों को। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे देखिए, हमारे देश का लक्ष्य क्या है कि 2047 ठीक है, 2047 तक हमें क्या बनना है? डेवलप कंट्री बनना है। बनना है ना? तो ऐसे ही बन जाएँगे। हमें प्रयास करने की ज़रूरत है ना, हर इस सेक्टर में हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। आपको बता दें, कम से कम 8 से 9% का हमें ग्रोथ रेट चाहिए हर ईयर। कितना का चाहिए? 8 से 9%। ये फैक्ट को भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर भारत को विकसित बनना है, तो हर साल जो है ना कितना का वृद्धि ग्रोथ चाहिए? 5 से 6%, 6 से 7%,
7 से 8% या 8 से 9%, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना पूछे गए हैं। ये याद रखेंगे। साथ ही यहाँ पे नीति आयोग के बारे में चर्चा किया गया है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होता है ना, वो होते हैं पीएम। इसके उपाध्यक्ष का नाम क्या है? सुमन बेरी। इसके सीईओ का नाम क्या है? बीवीआर सुब्रमण्यम। ये जो फैक्ट हम बात कर रहे हैं ना, ये एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। सेट पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है? और आप फैक्ट को याद रखेंगे। एक तरफ ऑफिसर का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उनके पोस्ट का नाम दे देगा, मैचिंग करने के लिए पूछता है। अगर विकसित राष्ट्र बनना है ना, तो हमें जो मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है, उस पे काम करना होगा। जो एग्रीकल्चर में जो पॉपुलेशन इन्वॉल्व है 46% के आस-पास, उसको निकाल के मैन्युफैक्चरिंग में क्या करना होगा? तब्दील करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्किल करना होगा, हमें योजनाओं को लागू करना होगा बेहतरीन तरीके से, तभी तो हम बन पाएँगे डेवलप कंट्री, ओके? अगर हम लोग बात करें कि चाइना जो है ना आज पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन में एक केंद्र के रूप में काम कर रहा है, तो क्या भारत नहीं बन सकता? भारत बन सकता है। भारत अपने तकनीक के माध्यम से, ठीक है? अपने स्किल के माध्यम से ग्लोबल जो चेन है, सप्लाई चेन है ना, उसमें केंद्र की भूमिका में रह सकता है। ये चीज़ बात किया गया इस आर्टिकल में। और आपको ये बता दें, वित्त मंत्री जो सीतारमण है, उन्होंने कहा है कि भारत अगले 2 दशक में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, लगभग 17% है। तो बढ़ा के हमको कितना परसेंट लाना है? 23% लाना है। कितना? 23% लाना है, ठीक है? इम्पोर्टेंट है। फैक्ट को आप याद रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रधान न्यायाधीश रामकृष्ण गवई। अभी जो हमारे चीफ जस्टिस कौन है? रामकृष्ण गवई। ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। 52 नंबर के हैं ये, ठीक है? ये फैक्ट पूछ लेता है। जज की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है? लेकिन शपथ कौन दिलाया है? सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ कौन दिलवाते हैं? सीजेआई। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है इस बार। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 71 जो पीटी एग्ज़ाम होगा ना अगस्त में, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। या आरओ का एग्ज़ाम होगा यूपीपीसीएस में, ठीक है? तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब आते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, ये क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व जो है ना, इसमें 4 मद शामिल होता है। एक तो होता है आपका फॉरेन करेंसी एसेट, एक होता है गोल्ड इसमें शामिल होता है। फिर आईएमएफ के पास जो भारत का रिज़र्व है ना, वो शामिल होता है और एक एसडीआर करके होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ये कोटा का एक कोटा फॉर्म है, ठीक है? ये चारों इंक्लूड होके क्या बनता है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व। भारत का अभी कितना है भारत के पास? 692 अरब डॉलर के लगभग है, ठीक है? और सबसे ज़्यादा इसमें ये चारों में से सबसे ज़्यादा पता है कौन है? एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट, जो डॉलर के फॉर्म में है, येन के फॉर्म में है, यूरो के फॉर्म में है, युआन के फॉर्म में है, ठीक है? आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं काष्ठ कला, वही लकड़ी, जैसे कि लकड़ी का जो आर्ट बनता है ना, उसी को काष्ठ कला बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सहारनपुर अभी खबरों में रहा था, न्यूज़ में रहा था, सुर्खियों में रहा था। किस चीज़ के लिए? तो काष्ठ कला के लिए, ठीक है? क्योंकि भारत जो है ना, काष्ठ कला में चीन को जो है ना, टक्कर दे सकता है, पछाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक तो लकड़ी की प्रचुरता है, साथ ही जो टेक्निक है, भारत के पास स्किल जो है ना, वो भी है। तो अभी चाइना का लोग प्रोडक्ट यहाँ पे क्यों डिमांड कर देते हैं? 2 कारण से। एक तो यहाँ पे सस्ता होता है ये और इसको बनाने का जो लागत है ना, वो कम होता है। इस कारण से इसका डिमांड रहता है। तो भारत भी जो है ना, इस दिशा में प्रयास कर रहा है, ध्यान रखेंगे। तो अगर काष्ठ कला हमारा जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे डिमांड बढ़ेगा, तो इससे क्या फ़ायदा होगा भारत को? भारत को फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व मिलेगा। इससे क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। भारत की जो ग्लोबल प्रोफाइलिंग है, उसमें वृद्धि होगा। भारत आत्मनिर्भर बनेगा। भारत जो लक्ष्य है 2047 तक, उसको अचीव करेगा। भारत का जो सॉफ्ट पावर है, वो बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ हम कहाँ से बोल रहे हैं? प्रैक्टिस कर के, ठीक है? अगर चीज़ों को बार-बार पढ़ेंगे ना, बार-बार रिवाइज़ करेंगे, तो आपके पास भी ये टेक्निक आ जाएगा, कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है? और आपको लास्ट में इन्फॉर्मेशन देंगे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मैंने जो मेंस का प्रोग्राम लॉन्च किया है ना, ठीक है? तो आप लोग उससे जुड़ते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा होगा? आगे डिटेल में बात करेंगे हम लोग। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, आपसे सीधा पूछेगा कि नाइटिंगेल जो पुरस्कार है, ठीक है? किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे नर्स को प्रदान किया जाता है, ठीक है? मेडिकल सेक्टर में जो नर्स जो होते हैं ना, उनको ये प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। इस साल कितने लोगों को मिला है? इस साल जो है 15 लोगों को मिला है, ठीक है? याद रखेंगे नाइटिंगेल पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा आपसे, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। अभी आप लोग एनटीपीसी का एग्ज़ाम देंगे, ठीक ना? रेलवे का। अभी आप लोग आरओ का एग्ज़ाम देंगे, अभी आपका बीपीसी एग्ज़ाम है।
बिहार में भी बीएसओ का एग्ज़ाम है आपका, ठीक है? डीएसओ का एग्ज़ाम है। फिर आप देखोगे बिहार में कई सारे दरोगा का जो वैकेंसी आया हुआ है ना? उसके बाद क्या है एएसओ का पोस्ट है। इतने सारे जो एग्ज़ाम होंगे ना, करंट अफेयर जो पूछा जाएगा ना, यहीं से पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद आ जाते हैं, ये है सलमान रुश्दी, ठीक है? और ये जो है ना कांग्रेस के एक कदावर नेता है, ठीक? आर्टिकल 370 बीपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया। तो आर्टिकल 70 जो है ना, कि वर्तमान क्या स्थिति है, ठीक है? और इसको हटाए जाने के बाद कश्मीर में क्या परिवर्तन देखने को मिला? राजनीतिक स्तर पे, सांस्कृतिक स्तर पे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ-कुछ जो पॉइंट को मैंने यहाँ पे हाइलाइट किया है ना, उसको आप ध्यान रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि आर्टिकल 370 किससे जुड़ा हुआ था, ठीक है? और इसको हटाए जाने के बाद कश्मीर में क्या चेंजेस देखने को मिला, ठीक है? सब कमेंट में आप लोग बताइएगा यहाँ पे। आपको बता दें, पूर्व विदेश मंत्री हैं और कांग्रेस नेता हैं सलमान खुर्शीद, शुक्रवार को कहा, संविधान का आर्टिकल 370 इस तरह का आभास होता था, जब पहले की बात कर रहे हैं, जब 370 लागू था जम्मू कश्मीर में। कश्मीर जो है ना, देश के बाकी हिस्सों से क्या है, अलग है। लेकिन जैसे ही 370 हटा, तो ये जो धारणा था ना, खत्म हो गया। अब हम लोग बात करें यहाँ पे कि 370 को निरस्त कर दिया गया और अंततः यह धारणा समाप्त हो गई। खुर्शीद ने इस बात पर भी प्रकाश डाला ना कि लगभग जम्मू कश्मीर में 65% जो पॉपुलेशन है ना, वो मतदाता है और एक वहाँ पे निर्वाचित सरकार है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, राजनीतिक स्तर पे क्या चेंजेस आने को देखने को मिला, वहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्थापना हुआ वहाँ पे, ठीक है? इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। और वहाँ की जो आम जनता है, सरकार पे भरोसा बढ़ा, लोकतंत्र पे भरोसा बढ़ा, ठीक है? वहाँ पे विकास आपको देखने को मिलेगा, पर्यटन की संख्या वहाँ पे देखने को मिलेगा, इज़ाफ़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट वहाँ पे बढ़ा है। लेकिन अभी जो हाल में जो घटना हुआ पहलगाम, उससे पूरा देश, पूरा विश्व शॉक में था, ठीक है? लेकिन भारत ने इस स्थिति को बहुत ही बखूबी तरीके से, बैलेंस तरीके से निपटा है, ठीक है? भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को जो लागू किया आतंकवाद के खिलाफ, भारत ने इसका बार-बार पूरे वैश्विक मंचों पे बताया कि भारत जो है ना, आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो यहाँ पर देखिए चीन के बारे में बात किया गया है कि चीन के कई देशों के साथ मिलकर चीन जो है ना, अब कई देशों के साथ मिलकर समूह बनाकर एक वैश्विक मध्यस्थता समूह बनाया है, ठीक है? जहाँ पे बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, सपोज़ कीजिए, ठीक है? 2 कंट्री के बीच में, वहाँ पे क्या होगा, मीडिएशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा चाइना और वहाँ पे मसलों को सुलझाया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे ग्लोबल साउथ, देखिए यहाँ पे। टर्म देख रहे हैं ना, यूपीपीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्लोबल साउथ टर्म से आप क्या समझते हैं? तो जो आज डेवलपिंग कंट्री है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जिनकी स्थिति जो है ना, विकसित देशों के मुकाबले पिछड़ा हुआ है, उसको जो ना ग्लोबल साउथ टर्म के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्लोबल साउथ, ठीक है? काफ़ी चर्चा में रहा है, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिएगा। अगर आप लोग मेंस से जुड़ते हैं ना हमारा प्रोग्राम से, सारे करंट अफेयर के टॉपिक, बिहार का जितना भी पीवाईक्यू है उसको और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है, सारे को डिस्कस किया जाएगा। लगभग 150 क्वेश्चन का सेट रहेगा हमारा। तो हमारा जो है ना 5 वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है, ठीक है? तो आप लोग जॉइन हो सकते हैं, नंबर भी आपको प्रोवाइड वहाँ पे किया गया है। आगे डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि अगर आप इस ग्रुप से जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा क्या होगा। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टीडीएस कौन है? अनिल चौहान, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी जो है ना सांग्रीला जो वार्ता है, कहाँ पे आयोजन हुआ है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सिंगापुर। आप लोग कमेंट में बताना है, इस बार का जो सांग्रीला जो वार्ता है ना, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है? किस सेक्टर से जुड़ा होता है? सांग्रीला जो डायलॉग है, वहाँ पे किस मुद्दे पे बातचीत होता है? आप लोग इस आर्टिकल को पढ़ के जवाब दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है? इसका सॉल्यूशन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको कमेंट में बताना है। अब देखिए ताजमहल काफ़ी दिनों से न्यूज़ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा जो है ना, तो सुरक्षा को लेकर ताजमहल क्या आ रहा है? न्यूज़ में आ रहा है। क्यों न्यूज़ में आ रहा है? क्योंकि आतंकवादी यहाँ पे हमला कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ और अपने देश की रक्षा, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए, ठीक है? भारत जो है ना, पूरी तरह से सक्षम है। तो यहाँ पे ड्रोन के बारे में बात किया गया। देखिए ड्रोन को लेकर क्वेश्चन बीपीएससी मेंस में पूछ लिया है, 2-2 बार पूछा है, साइंस एंड टेक वाला सेक्शन में, कि ड्रोन से आप क्या समझते हैं
और ये देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित करने के लिए या अ, नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है, चर्चा करें। तो ड्रोन जो है ना, आपने देखा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो पाकिस्तान की तरफ से जो हमला हुआ मिसाइल के द्वारा या ड्रोन के माध्यम से, भारत ने अपने तकनीक के माध्यम से सारे को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया है सबको, ठीक है? ये कैसे पॉसिबल हुआ? कि भारत के पास ड्रोन रोधी प्रणाली था, इसके माध्यम से ये चीज़ पॉसिबल हुआ, ठीक है? इसमें जीपीएस लगा हुआ था, जैमिंग टेक्निक लगा था, रेडियो फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे वेव देखने को मिला। तो आपसे पूछा जाएगा कि ड्रोन का यूज़ को लेकर, तो ड्रोन का यूज़ डिलीवरी में भी हो रहा है, नेशनल सिक्योरिटी में भी हो रहा है, तो वहाँ पे हमारा जो बॉर्डर है, वहाँ पे निगरानी करने के लिए भी हो रहा है, तमाम सेक्टरों में हो रहा है ड्रोन का यूज़, ठीक है? अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में पराक्रमी भारत की छवि बनाई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन सिंदूर से आप क्या समझते हैं? ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, आतंकवाद के खिलाफ कितना कारगर साबित हुआ और ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की जो है ना, छवि में, अंतर्राष्ट्रीय छवि में क्या इज़ाफ़ा किया या क्या प्रभाव डाला? कमेंट करें। तो आपको बता दें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत का जो वैश्विक छवि है ना उस वो एक पराक्रमी भारत के रूप में बनाया है, मतलब एक पॉजिटिव बनाया है। भारत जो है ना, अपनी रक्षा, अखंडता के लिए, संप्रभुता के लिए पूरा तत्पर है। साथ ही आपको बता दें, तो पाकिस्तान का जो दोहरा चरित्र है, उसको उजागर करने में ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी मदद किया है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर जो प्रिंट मीडिया है, ठीक है? तो प्रिंट मीडिया की छवि को क्या किया है, बनाया है और ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, जो बेसिक प्रोफाइलिंग है और में जो स्वदेशी तकनीक का जो यहाँ पे यूज़ हुआ है, आप ब्रह्मोस देख सकते हैं या भारत का जो इंडिजिनियस जो तकनीक है, ठीक है? उसका यूज़ हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो अन्य देश हैं, वो भारत से जो है ना, वो खरीदेंगे। डिफेंस इक्विपमेंट खरीद सकते हैं या भविष्य में ऐसे समझौते देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है ना, पॉजिटिव चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर 4-5 पॉइंट भी आपको याद है ना, तो आप पूरे आंसर को डील कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो ये है देखिए, काफ़ी दिन से न्यूज़ में आ रही है। ये जो ना आईपीएल खेल रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार के निवासी हैं, ठीक है? और और ये किस टीम से जुड़े हुए हैं? आप लोग कमेंट बताइए कि वैभव जो सूर्यवंशी है ना, किस टीम से खेल रहे हैं आईपीएल के? और ये बिहार के किस ज़िले से बिलॉन्ग करते हैं? ये क्यों क्यों पूछ रहे हैं आपसे? क्योंकि बिहार के पब्लिक सर्विस कमीशन में या बिहार के एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी जो है ना, इनको क्या दे रहे हैं यहाँ पे? आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये तमाम फैक्ट तो हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद पसंद आया होगा। चलिए, अब आपको कोर्स के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं, क्योंकि हम लोग इम्पोर्टेंट मुद्दे को डिस्कस कर लिए। अगर बीपीएससी 71 को फाइनल करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपके लिए एक मेंस प्रोग्राम शुरुआत किया गया है, ठीक है? तो नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा या हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया गया है। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, वो लोग जॉइन हो सकते हैं। फ़ायदा क्या होगा? यहाँ पर आपको पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है? मैं आपका पीडीएफ की अगर बात करें यहाँ पे, तो पीवाईक्यू सॉल्व किया जाएगा यहाँ पे। जो आने वाला एग्ज़ाम में क्वेश्चन है ना इम्पोर्टेंट, वो डिस्कस किया जाएगा और जो करंट के टॉपिक है, ठीक है? उसको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ में आपको वीडियो जो हमारे चैनल पे जो अपलोड होता है, वो आपको मिल जाएगा। ये हो गया। फ़ायदा किसको होगा? जो वन डे एग्ज़ाम का जो है ना अ, वन डे एग्ज़ाम का क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। लेकिन जब मेंस में अपियर होते हैं, तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। दूसरा जो वर्किंग प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, जो कामकाजी लोग हैं, जिनके पास समय नहीं होता है, तो उनको एक कंसाइज़ नोट मिल जाएगा, जिसको बार-बार रिवीज़न करके आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। थर्ड, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोचिंग है, ठीक है? बहुत सारे यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे। अब हमको लगता है इन्फिनिटी हो गया है। लेकिन इतना सारा इन्फॉर्मेशन, इतने सारे रिसोर्स के हो जाने से प्रॉब्लम क्या हो जाता है, सही चीज़ को हम लोग सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ से आप छुटकारा पाएँगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है ना कंटेंट दिया जाएगा, बहुत लिमिटेड दिया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ कर सकें और अगर बार-बार रिवाइज़ करेंगे ना, तो आपके अंतर्गत वो थॉट डेवलप हो जाएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि इस बार जो 70 मेंस हुआ ना बिहार का, उसमें आप देखोगे मैंने कई स्टूडेंट से बात किया तो प्रॉब्लम क्या आ गया, ये लोग टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए। उनके पास फैक्ट था, लेकिन वो फैक्ट एग्ज़ाम हॉल में याद ही नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि पैनिक हो गए वो, क्योंकि क्वेश्चन को डील कर ही नहीं पाए वो, ठीक है? किसी क्वेश्चन को में कंटेंट बहुत ज़्यादा लिख दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन में कंटेंट बहुत कम लिख दे रहे हैं, तो वो फिर उस स्थिति में क्या हो गया, पैनिक हो गए कि हम पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएँगे। ऐसे क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी घट जाता है। ये सारे जितना डर है ना, सबको खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है? अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और जो फ़ी रखा गया है ना, नॉमिनल रखा गया है, बहुत पॉकेट फ्रेंडली है, ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। जितना पे करते हैं ना, उससे दुगना आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
क्या आश्वस्त रहे आप लोग। और 71 का फॉर्म आ चुका है, आप लोग अच्छे से फिल कर दीजिएगा और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम अपने चैनल पे अपडेट करते रहेंगे, ठीक है? धन्यवाद।